Okay, good morning all of you. Today we discuss vicarious liability. आज हम डिस्कस करेंगे क्या? vicarious liability. In previous lecture we know the meaning, definition and origin of vicarious liability. इसके previous lecture में आप लोगों ने देखा था कि vicarious liability है क्या, कहाँ से आया हुआ है, ठीक है ना? ये previous lecture में आप लोग को इसी चीज़ ने बता दिया था। आज हम आपको बताएंगे कि विकर्स लायबिलिटी कब कब होता है, किसके किसके ऊपर कैसे कैसे दायित्व आते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू सी द नंबर 1 प्रिंसिपल एंड एजेंट। लेट डाउन प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट, you know very well that when any act of done by any person, then it will come into the tort. tort में आपने देखा होगा कृत्य में जब कोई आप कार्य करते हैं, कृत्य करते हैं, जब कुछ गलत होता है तो उसके लिए आप जिम्मेदार माने जाते हैं। यहाँ विकर्स लायबिलिटी में तब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है जब मास्टर का दिया हुआ एजेंट, प्रिंसिपल जो कोई काम देता है एजेंट को और एजेंट करता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है। जैसे आप मालिक हो, अपने किसी एक एम्प्लॉय को आपने वर्क दिया कि बेटा ये काम करके आप आओगे, यदि उसने कोई गलती कर दिया तो कौन जिम्मेदार होगा? मालिक। बोथ, यहाँ पर लायबिलिटी क्रिएट होती है विकर्स लायबिलिटी, प्रिंसिपल आल्सो एंड एजेंट बोथ आर लायबल। इसलिए बोथ आर लायबल होते हैं क्योंकि मालिक ने ऑर्डर किया था काम करने के लिए, गलती किसने किया? एजेंट ने किया। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि एजेंट की गलती है तो आई विल नॉट रिस्पॉन्सिबल। प्रिंसिपल कभी नहीं कह सकता कि मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। यहाँ पर क्या होता है? जॉइंट होता है, दोनों लोग का बोथ, दोनों लोगों के लिए जिम्मेदारी दी जाती है कि आप बोथ आर लायबल फॉर एनी टॉर्ट। बात समझ में आ रहा है आप लोग? यदि आप किसी भी चीज़ों को यदि देखिए जो होता है हेड, यदि कोई प्रिंसिपल होता है अपने टीचर्स को कुछ जिम्मेदारी देता है, यदि कोई फॉल्ट नेग्लिजेंस होती है तो बोथ कौन होता है? हेड ऑफ द प्रिंसिपल विल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यहाँ जिम्मेदारी दोनों की होती है जॉइंट टॉर्ट फीसर की। इसमें कहा गया है कि प्रिंसिपल जो है लायबल होगा अपने एजेंट के द्वारा किए हुए कार्य के लिए। किसके लिए? फॉर द एक्ट डन बाई द एजेंट द प्रिंसिपल विल बी लायबल फॉर दिस। यू अंडरस्टैंड? there is one maxim also, Q facet per ln facet per C, मतलब होता है an act done by the agent, an act done by the agent principal is liable for this. Any tort is committed, an act done by the agent principal is liable for this. इस कोई facet ln facet इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कार्य जो एजेंट ने किया है, एजेंट के द्वारा किया गया कार्य की जिम्मेदारी कौन लायबल होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ये नहीं कह सकता है कि एजेंट ने किया है, हम लायबल नहीं थे, मुझे पता नहीं था। क्यों? बिकॉज ही विल अपॉइंटिंग अथॉरिटी। आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो ना, तो इसलिए अथॉरिटी कौन होती है? अपॉइंटिंग प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल विल लायबल बोथ। इसमें नहीं सकता आप जिसके खिलाफ आप कोई मतलब सपोज जिसका नुकसान होता है वो यदि चाहे तो प्रिंसिपल और एजेंट में से किसी को भी चुन सकता है। ये नहीं सकता आप कह सकते हैं सर एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो डिपेंड करता है जिसका नुकसान होता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? देखिए प्रिंसिपल, मैं आपको फिर समझा दे रहा हूँ। यहाँ जब हम विकर्स लायबिलिटी में पढ़े होंगे प्रीवियस लेक्चर में दिखाया गया था कि देखिए जो भी कार्य आप करते हैं टॉर्ट में, एनी एक्ट एनी ओमिशन डन बाय यू विल रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्ट। टॉर्ट के लिए आप उसके लिए अपकृत के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। यदि कोई आप कृत्य करते हैं जो गलत होता है, जिसमें नुकसान होता है, डैमेज होता है, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन यहाँ विकर्स लायबिलिटी में ठीक है कि यहाँ जो आदमी करता है उसके साथ साथ कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? उसका मालिक। अकेले नहीं होगा कि जैसे कोई नौकर आपका काम करता है तो किसके अंडर में कर रहा हो? मालिक के अंडर में कर रहा है। यदि मालिक ने कोई ऑर्डर दिया है कि यू हैव टू डू दिस थिंग्स, यदि कोई काम, जैसे आपने सुपीरियर ऑफिसर देखिए, एसपी जब कोई ऑर्डर देता है कि गोली चलाओ किसी पब्लिक मॉब पे, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एसपी रिस्पॉन्सिबल होगा ना।
डीएम होगा। उसी तरह इसमें भी है, प्रिंसिपल एजेंट में आपने स्पेशली देखिएगा कि जब कोई भी कार्य प्रिंसिपल के डायरेक्शन में या उनके अंडर में कोई एम्प्लॉय करता है, तो यदि कोई भी एक्ट होता है या टॉट होता है, अपकृत्य होता है, तो वहाँ कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? प्रिंसिपल भी लायबल बोथ। यहाँ प्रिंसिपल ये नहीं बोल सकता कि मैं नहीं किया हूँ, मेरे एजेंट ने किया है, बिकॉज यू हैव टू अपॉइंट देम, और आपने उसको अथॉरिटी दिया था काम करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें उसको मैं आपको एक डिफिनेशन बता सकता हूँ, एक एग्जांपल दूँ। लॉयड वर्सेस ग्रिस स्मिथ की केस है, लॉयड वर्सेस ग्रिस स्मिथ। इसमें मिसेस लॉयड जो थी, 2 कॉटेज उनके पास था। क्या था? देयर इज 2 कॉटेज। उसके इनकम से वो संतुष्ट नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, एक लॉयड ग्रिस स्मिथ कंपनी थी जो कंसल्ट ऑफिस खोले थे। उन्होंने कहा था कि हम कंसल्ट देते हैं आपको कि कोई काम आप करेंगे तो कैसे आप बेनिफिट, जैसे बिजनेस होते हैं या कंसल्ट ऑफिस होता नहीं, कि आप हमारे पास कंसल्ट करिए, आई विल आपको नॉलेज मैं दूंगा कि इसमें कौन सी चीज़ें ठीक होती हैं। उसी तरह एक ऑफिस था, वहाँ पर उन्होंने संपर्क किया ऑफिस में जाके कि मेरे पास देयर इज 2 कॉटेज, मैं उनके इनकम से संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे कोई आप ऐसा रास्ता बताइए कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ कि हाउ विल अर्न मोर मनी और मैं ज़्यादा इनकम कर सकूँ। तो उसमें मिसेस जो लॉयड को, मिसेस लॉयड को क्या किया गया, एजेंट ने क्या कहा, कंपनी के एजेंट ने कहा कि ठीक है, हम आपको एक अच्छी पॉलिसी बताएंगे जिस पॉलिसी के तहत आप यदि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका रिटर्न ज़्यादा आएगा, आउटकम ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर एजेंट किसका काम कर रहा था? ग्रिस स्मिथ कंपनी का काम कर रहा था, नॉट ए पर्टिकुलर अपने लिए काम तो कर नहीं रहा था, कंपनी का एजेंट के रूप में काम कर रहा था। उसने क्या किया, उसने 2 सेल डीड कहा कि 2 सेल डीड में बनवाऊंगा और मैं इसको सेल करके जो पैसे आएंगे उस पैसे को मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट कराऊंगा जहां से आपको रिटर्न, बहुत ज़्यादा रिटर्न आ जाएगा। तो मिसेस लॉयड ने गुड फेथ में उन्होंने उनके जो पेपर तैयार थे उस पेपर पे साइन कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या किया एजेंट ने, उस सेल डीड नहीं था, वो क्या था, गिफ्ट डीड। क्या था? गिफ्ट डीड इन फेवर ऑफ हिमसेल्फ, अपने नाम पे गिफ्ट डीड बनवा लिया था एजेंट ने। इस नाते क्या हुआ, प्रॉपर्टी जो हो गई वो मिसेस लॉयड की गिफ्ट में चली गई। तो उन्होंने जब कोर्ट में फाइल किया प्लेंटिफ ने, तो कोर्ट ने कहा, तो प्रिंसिपल ने कहा कि एजेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, मैं नहीं जिम्मेदार होगा, कंपनी ने कहा। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिकॉज यू हैव टू अपॉइंट दिस पर्टिकुलर पर्सन फॉर दिस पोस्ट। और आपके अंडर में वो काम कर रहा था, इस नाते जो भी गलतियां होगी इसमें बोथ आर लायबल। ठीक, यू अंडरस्टैंड, बोथ आर लायबल, क्योंकि मालिक भी जिम्मेदार होगा और उसका अपॉइंट एजेंट भी होगा, क्योंकि उसने क्या किया था, सेल डीड की जगह क्या बना दिया था, गिफ्ट डीड, फोर्जरी किया था। क्यों? चीटिंग हुआ था कि नहीं चीटिंग हुआ था? जैसे आपसे कहा जाए कि आपको मैं इतने परसेंटेज पे आपका एडमिशन हो जाएगा, और बाद में पता चला क्राइटेरिया कि 50% होना चाहिए एडमिशन के लिए, और किसी कॉलेज वाले ने आपको 45 पे एडमिशन ले लिया, तो क्या चीटिंग हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरह यहाँ पर भी हुआ था। उसने क्या कहा था, सेल डीड, मैं आपकी प्रॉपर्टी को सेल करूंगा, जो पैसे आएंगे मैं उसको एक जगह इन्वेस्ट कराऊंगा। उसने किस चीज़ पे साइन करवाया, मिस लॉयड, उसने साइन करवाया गिफ्ट डीड पे। गिफ्ट डीड फॉर किसके लिए? अपने लिए गिफ्ट डीड बनाया, उस पर उसने साइन करवा लिया। इससे उनकी प्रॉपर्टी को क्या किया, एक्वायर कर लिया। जब ये कोर्ट में मुकदमा गया था, उस कोर्ट में फाइनल हुआ कि नहीं, प्रिंसिपल एंड एजेंट बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस नेग्लिजेंस। ठीक है। अच्छा, इसमें एक केस और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, यू हैव टू नोट दिस, मैं बता रहा हूँ। बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, श्यामा देवी। इस केस में देखिए सर्कमस्टांसेस किस तरह चेंज होते हैं। इस केसेस में आप देखेंगे कि बैंक एम्प्लॉय जो थे, स्टेट बैंक का एम्प्लॉय जो श्यामा देवी का परिचित था, मैंने अच्छे फ्रेंड थे, उन्होंने उनको घर पे डिनर के लिए बुलाया। किसको बुलाया? घर पे डिनर के लिए बुलाया। उन्होंने एक चेक उनको दे दिया कि यू विल डिपॉजिट फॉर दिस चेक टुमारो इन माई अकाउंट। एक चेक मैं दे रहा हूँ, इस चेक को आप मेरे अकाउंट में कल डिपॉजिट कर दीजिएगा। तो क्या यहाँ पर जो बिजनेस हो रहा है, क्या वो लीगल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले बताइए। लीगल नहीं हो रहा है। इस नाते जो हो रहा है, यहाँ जो बिजनेस हो रहा था लीगल नहीं हो रहा है। और यहाँ पर पर्सनल, आप पर्सनल वर्क के लिए बुलाया गया था। कौन से वर्क के लिए? पर्सनल। जब आप पर्सनल किसी चीज़ को लोग बुलाते हैं और यदि आपने कोई ऑफिशियल काम उनको देते हैं, तो क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लायबल होगा? इफ एनी फ्रॉड डन बाई
by the particular person in the name of State Bank of India, here bank will liable or not? नहीं होगा। क्यों? वो आपने उनको घर पे डिनर के लिए बुलाया, आपने उनको एक चेक दिया। यदि आप बैंक में जाते, आप विंडो पे जाते, विंडो पे अपना चेक देते और वहाँ पर यदि वो चेक को नहीं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता तो यहाँ पर किसकी जिम्मेदारी होती? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। लेकिन आपने पर्टिकुलर पर्सन को अपने घर पे डिनर के लिए बुलाया और उस पर वहाँ पर आपने एक चेक दे दिया, कहा कल आप 10 बजे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। जब उस एजेंट ने ट्रांसफ़र नहीं किया, जब ये मैटर कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा है कि आपका जो नेचर ऑफ वर्क था इट इज़ नॉट कम अंडर दिस सर्कमस्टांसेस टॉट, वो टॉट में नहीं आएगा वर्क में। क्यों? आपके यहाँ जॉइंट लायबिलिटी इसलिए क्रिएट नहीं होती है कि आपको एजेंट ने आपको घर पर पर्टिकुलर घर पर बुलाया था, ना कि बैंक में काम किया। यदि 10 से 4 के बीच में बैंकिंग टाइम में आपने काम किया होता और वहाँ यदि कोई नेग्लिजेंस या कोई फॉल्ट होती तो बैंक विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो डिफरेंस आपको समझ में आया? व्हेन मास्टर एंड प्रिंसिपल एंड एजेंट के रिलेशनशिप में कब कब एजेंट जिम्मेदार होगा, कब जिम्मेदार नहीं होगा। एक डिफिनेशन और बता दे रहा हूँ आपको। जैसे सपोज आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को किसी काम के लिए अपॉइंट करते हैं। देख लीजिए डिफरेंस मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को मान लीजिए आपने ठेकेदार को अपने घर पे अपॉइंट किया कि आप मेरा घर बनाएंगे, और उस ठेकेदार को जब आपने पूरी चीज़ दे दिया कि आपको मैप दे दिया, सारी चीज़ें दे दिया, तो वहाँ यदि ठेकेदार क्या हो जाता है, हिमसेल्फ विल बी मास्टर, मतलब मालिक हो जाता है। क्या हो जाता है? मालिक हो जाता है, क्योंकि वो फिर अपने अंडर में वो काम करवाता है। जैसे गवर्नमेंट जब कोई टेंडर करती है, जो ठेके टेंडर लिए जाते हैं तो वहाँ गवर्नमेंट उनको लाइबल करती है कॉन्ट्रैक्टर को। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने काम टेंडर को ट्रांसफ़र किया और वो स्वयं मालिक होकर फिर काम करवा रहा। तो यहाँ ये जिम्मेदारी नहीं होगी कि गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल, कॉन्ट्रैक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल, यहाँ नहीं हो पाएगा। देखिए सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पे। कब होते हैं? जैसे आपने देखा प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप में पहला काम आप देखिए, जब प्रिंसिपल लायबल तब होगा जब उसके वर्क को प्रिंसिपल के वर्क को एजेंट करता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट के बाद का वर्क क्या होता है, पर्सनल वर्क में ही विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइकस लायबिलिटी, प्रिंसिपल विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल। बात समझ में आया? प्रिंसिपल की जिम्मेदारी कब होती है? देखिए प्रिंसिपल की जिम्मेदारी जब होती है जब आप किसी को एम्प्लॉयमेंट के दौरान जो आपका वर्क है उस वर्क के दौरान आप यदि किसी को काम करने के लिए कहते हैं तब आपकी जिम्मेदारी बनती है, ना कि आउट द वे। यदि आपका काम खत्म है, अनऑफिशियल काम आप कर रहे हो एजेंट के साथ, तो यहाँ पर कौन होगा? एजेंट होगा। प्रिंसिपल विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यू अंडरस्टैंड और दिस थिंग्स। एक केस है त्रिलोकी सिंह वर्सेस कैलाश भारती। कौन सा केस है? त्रिलोकी सिंह वर्सेस कैलाश भारती में भी सेम केस है। दो भाई थे, एक बड़े भाई ने गाड़ी खरीदी, परचेज कर दिया बाइक, और स्वयं चला गया क्या है, फॉरेन चला गया। छोटे भाई ने गाड़ी को निकाला और रोड पे जाते समय एक्सीडेंट कर दिया। जब एक्सीडेंट कर दिया, जिसको चोट लगा था उसने जब मुकदमा ले आया तो उसमें कोर्ट को कहा कि जिसके नाम बाइक है ही विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड बोथ। तो यहाँ कौन जिम्मेदार होगा? नहीं, यहाँ पर ठीक चलाने वाला ही जिम्मेदार होगा, क्योंकि विदाउट कंसेंट, उसने कंसेंट नहीं लिया था। अपने बड़े भाई से उसने कंसेंट नहीं किया था कि मैं आज गाड़ी ले रहा हूँ, चला रहा हूँ, उनको पता ही नहीं था। मतलब प्रिंसिपल को मालूम होना चाहिए कि जो वर्क हो रहा है उसको मैंने ऑथोराइज किया है या मेरा ऑफिस में काम हो रहा है। अनऑफिशियल वर्क विल बी नॉट काउंट अंडर द वेरियस लायबिलिटी। इतनी बात समझ में आ गई? दूसरा पॉइंट है पार्टनर्स। क्या है? पार्टनर्स। देखिए वेरियस लायबिलिटी में 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रिंसिपल एंड एजेंट, नंबर 2 पार्टनर्स, नंबर 3 मास्टर एंड सर्वेंट। इन्हीं तीन चीज़ों में मास्टर विल बी लायबल एंड माने प्रिंसिपल विल लायबल विथ एजेंट, मास्टर विल लायबल विथ सर्वेंट एंड पार्टनर्स। जैसे पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप जनरली वी नो वेरी वेल द पार्टनरशिप बिजनेस। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है? जैसे 2 आदमी पार्टनर हैं, उन्होंने कोई बिजनेस किया है। यदि एनी वन मेंबर, पार्टनरशिप बिजनेस में एनी वन मेंबर कोई काम करता है, यदि नुकसान होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सिंगल पर्सन की बोथ?
बोथ। उसी तरह होता है इफ एनी नेग्लिजेंस वर्क एनी एक्ट डन बाय द पार्टनर्स, और यदि किसी का नुकसान होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? बोथ। पार्टनर्स में आपने देखा होगा कि देखिए जैसे होता क्या है, जैसे वो समझ लीजिए आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस करने जा रहे हैं। मैं दूसरी तरफ फिर समझाता हूँ। पार्टनरशिप बिजनेस में एनी प्रॉफिट, एनी लॉस, एनी एक्ट डन मैंने अगेंस्ट जो किसी का नुकसान होता है तो कौन कौन जिम्मेदार होगा? बोथ होगा। क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर कंसेंट माना जाता है कि बोथ आर द कंसेंट, सबकी कंसेंट है। अब कंसेंट इम्प्लाइड हो, एक्सप्रेस हो, इट इज इमैटेरियल। यदि पार्टनरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस द्वारा कोई भी काम आप करते हैं, सिंगल इंडिविजुअल पर्सन भी उस पार्टनरशिप बिजनेस के अंडर में काम करता है तो ही विल बी लायबल फॉर बोथ। ठीक है, इसमें दोनों पार्टनर्स होंगे, 3 पार्टनर्स होंगे, 4 होंगे, सारे लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेन पॉइंट है मास्टर एंड सर्वेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन व्यू ऑफ पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मास्टर एंड सर्वेंट। इफ ए सर्वेंट डज ए wrongful act in course of his employment, the master is liable for it। इसका मतलब होता है जब कोई सर्वेंट अपने काम के दौरान, मालिक के काम के दौरान कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो कौन लायबल होता है? सर्वेंट अपने काम, मालिक के काम के दौरान यदि कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? मास्टर। यदि कोई सर्वेंट कोई काम करता है ड्यूरिंग हिज कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कब? ड्यूरिंग कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप समझिए जब आप किसी कंट्री में नौकरी करते हैं या काम करते हैं तब एम्प्लॉयमेंट में आता है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक उसको एम्प्लॉयमेंट आपने दिया है। यदि कोई वर्क आपने दिया है मतलब उसको काम करने के दौरान, उसके बाद यदि वो जाकर कोई काम करता है तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। इसीलिए बार बार वर्ड यूज हुआ है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब समझ रहे हैं? नौकरी के दौरान। किसके नौकरी के दौरान? मालिक के जब अंडर में आप नौकरी करते हैं या उसका काम करते हैं। बहुत मीन छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान देना होगा। एम्प्लॉयमेंट, जब आप एम्प्लॉयमेंट में हैं आपको एग्जाम्पल, सपोज मालिक का कोई नौकर है और वो घर पे गया, वहाँ पे कोई गलत काम करेगा तो मालिक जिम्मेदार थोड़ी होगा। क्यों होगा? क्योंकि कब होगा? जब एम्प्लॉयमेंट के दौरान, उसके काम के दौरान कोई गलती करेगा तो मास्टर की गलती, मास्टर द्वारा दिया हुआ काम में जब कोई सर्वेंट गलती करता है तो यहाँ कौन लायबल होगा? बोथ। मास्टर भी होगा एंड सर्वेंट, बोथ आर लायबल। इसमें देखिए कहा गया है एक सिद्धांत है रिस्पोंडेंट सुपीरियर। क्या कहा गया है? रिस्पोंडेंट सुपीरियर मतलब जो रिस्पोंडेंट होता है, जो रिस्पॉन्ड करता है, जो बोलता है कि यू हैव टू डू दिस थिंग्स, आप ये काम को करो, मीन्स कौन कर कहेगा? मालिक कहेगा, मास्टर कहेगा, तभी नौकर करेगा। नहीं, आप जो ऑर्डर अपने सर्वेंट को दोगे तभी तो सर्वेंट काम करेगा कि आप जाओ मार्केट में सामान ले आओ या आप जाओ ये काम कर दो। तो कौन होता है? रिस्पोंडेंट सुपीरियर होता है यहाँ पर। इसलिए रिस्पोंडेंट सुपीरियर के सिद्धांत को फॉलो किया गया है कि मास्टर विल बी लायबल फॉर द नेग्लिजेंस एक्ट डन बाय हिज सर्वेंट। मतलब मास्टर लायबल होगा कोई नेग्लिजेंस या एम्प्लॉयमेंट के दौरान कोई भी अपकृत किए गए कार्य के लिए। किसके लिए? सर्वेंट द्वारा। कौन किसके द्वारा किए गए कार्य? सर्वेंट के द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए कौन लायबल होगा? मास्टर बोथ है। इसमें आप ये नहीं कह सकते नहीं मैं नहीं जानता, मुझको इन्फॉर्म नहीं किया था। नो, आपकी यहाँ अपने यहाँ पे ज्वाइंट लायबिलिटी क्रिएट होती है। क्या होती है? ज्वाइंट लायबिलिटी। बोथ मास्टर एंड सर्वेंट आर बोथ लायबल फॉर द नेग्लिजेंस एक्ट। ठीक है, इसको आपको समझना है। नंबर 1 देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 1 पॉइंट नोट लेट डाउन करिए आप लोग।
द tort was committed by the servant. The tort committed by the number one. कब लाइबल होगा? द tort मस्ट बी कमिटेड बाय द सर्वेंट. नंबर 2 होगा द सर्वेंट कमिटेड द एक्ट अंडर हिज कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. टू एसेंशियल थिंग्स क्या है? ये आवश्यक तत्व होते हैं फॉर किसके लिए? मास्टर लाइबल कब कब होगा? मास्टर तो हमेशा लाइबल नहीं होगा. मास्टर तब लाइबल होगा व्हेन टॉट कमिटेड बाय हिज सर्वेंट. दूसरा होगा कमिटेड अंडर हिज एम्प्लॉयमेंट. मतलब जब टॉट मस्ट बी कमिटेड अंडर हिज एम्प्लॉयमेंट, काम के दौरान. और पहला क्या है? टॉट कमिटेड बाय हिज सर्वेंट, मतलब उसका सर्वेंट द्वारा. तब कौन लाइबल होगा? मास्टर विल बी लाइबल फॉर दिस. ठीक, इतने समझ में आया? देयर इज, इसको क्या कहेंगे? एसेंशियल एलिमेंट. ये आवश्यक होते हैं. तभी आप मास्टर और सर्वेंट के रिलेशन में आप कह सकते हैं कि विकरेस लाइबिलिटी विल बी क्रिएटेड और नॉट. कैसे जाने के विकरेस लाइबिलिटी में आएगा? भाई आपके मन में क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर क्यों लाइबल होगा? मास्टर विल क्यों लाइबल होगा? भाई मास्टर ने किया नहीं, सर्वेंट ने किया. तो आप कह सकते हैं कि देखिए सर, ही विल बी कमिटेड. कब काम किया? काम करने का समय कब था? मास्टर द्वारा ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट. और दूसरा था कौन किया? सर्वेंट ने किया, जो उसको मास्टर ने जो लाइबल किया था काम करने के लिए. ऐसा तो नहीं है कि चाहे जब बेचारा मालिक फंस जाएगा, सर्वेंट हर काम के लिए तो मालिक जिम्मेदार नहीं होगा. तो इसलिए टॉट, जो भी टॉट कमिटेड होगा किसके द्वारा होगा? बाय द सर्वेंट होगा. और सर्वेंट कब करेगा? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट. अपने नौकरी के दौरान, अपने कार्य करने के दौरान यदि कार्य करते हैं तो वहाँ पर ये भी लाइबल होते हैं. यू अंडरस्टैंड? अच्छा, कभी कभी मैं आपको अभी बताया डिफरेंस था. मास्टर एंड इंडिपेंडेंट, सर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, इस दोनों में क्या डिफरेंस है? सर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाता है, जैसे आप किसी ठेकेदार को कोई काम देते हैं, उसको भी लोग कहते हैं मालिक के अंडर में ठेकेदार काम कर रहा है. वो भी क्या होता है? वन काइंड ऑफ सर्वेंट होता है, लेकिन उसका नेचर अलग हो जाता है. ये हो जाते हैं एक ऑर्डर ऑफ द, मतलब जो जितना मास्टर बोलेगा उतना ये वर्क करेंगे. यहाँ पर हो जाता है, इसको एक प्रक्रिया होती है कि आप इसको एक काम को दिया गया है, फिर ये क्या करेगा? ये अपने अपनी एम्प्लॉय के माध्यम से काम को करता है. डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंस यहाँ से सर्वेंट बहुत बेसिकली लोग माइंड डिफरेंस नहीं कर पाते कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर भी से ठेकेदार हो गए तो मालिक के अंडर में नौकरदार है. क्यों? लेकिन नहीं, नेचर ऑफ वर्क क्या है? ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज अपने वर्किंग. और ये क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मास्टर. ये अपने मालिक के लिए जिम्मेदार है, अपने मालिक कामों के लिए. और यहाँ पर नहीं, यहाँ इसको एक पर्टिकुलर वर्क दिया जाता है. ये वर्क क्या करते हैं? अपने आदमियों के द्वारा करवाते हैं. तो जो आदमी ने गलती करेगा तो कैसे आप मालिक को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? किसी ठेकेदार को आपने काम दे दिया, उनका लेबर गलती कर दिया कि नहीं? ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर विल टुमारो. ओके.